नमस्कार दोस्तों। 1 लाख 1 करोड़ कैसे बनता है आज हम जानेंगे। हमें सबसे पहले हमारी जो पीछे पीछे गलतियां हुई है उनसे सीखना चाहिए कि हमको कहाँ कहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन किन बातों को स्टडी कर सकते हैं। मैं अपने अनुसार बताऊंगा। सबसे पहले इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक नहीं समझो। इंश्योरेंस अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट्स में हमें रिटर्न मिलते हैं, इंश्योरेंस अलग चीज़ है, वो भी एक टॉपिक है। ये सब एक अलग अलग टॉपिक हैं जो हम डीपली स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, लोन। हम सोचते हैं हम लोन लेके अमीर हो सकते हैं। नहीं, लोन हमें कभी भी अमीर होने नहीं देता। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। हम बस लोन के नीचे दबे रह जाते हैं और हम आगे कुछ कर ही नहीं पाते जो हम चाहते हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट से करोड़ों कमाएं। लोन हो गया, या फिर हम देखें क्रेडिट कार्ड इतना यूज़ करते हैं कि उसका जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है वो हमारी पूरी जेब खाली कर देता है, या उसका एक ऐसा बर्डन होता है कि हम चाह के भी कुछ कर ही नहीं सकते। एक पैर में बेड़ियां जैसे बन जाता है, वो हमें खाने को दौड़ता है। इसलिए उसके बर्डन में हम दबे ना रहें, उस बर्डन से उठना है हमको। अगर ये सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तभी हम कंपाउंडिंग के थ्रू जो हमें प्रॉफिट होना चाहिए वो हम कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें लोन लेना है या इंश्योरेंस लेना है तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए। साथ ही साथ हम हेल्थ इंश्योरेंस से क्या बेनिफिट है वो समझ सकते हैं। साथ ही साथ हमें लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। ये चीज़ें हम कर सकते हैं बजाय लोन लेने के। लोन कभी भी हमको फाइनेंशियली गोल को अचीव नहीं करने देता। सबसे पहला स्टेप है हमें डेट फ्री रहना है। डेट फ्री रहना है। क्रेडिट कार्ड को तो आप ये समझ लो अमीरों का शत्रु है। दूसरा हो जाता है पर्सनल लोन। वो भी लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत इमरजेंसी है तो अलग बात है। बाकी कार लोन ये सब नहीं, क्योंकि हमको इसमें टैक्स में भी कोई बेनिफिट नहीं है ना, पर्सनल लोन आदि में तो। इसलिए अगर हाँ एजुकेशन लोन लिया है ठीक है, उसको पहले पे करके ख़त्म करो, वरना हम किसी भी तरीके का लोन का बर्डन अपने पास नहीं रखें। हाँ, हम कुछ पैसा रख सकते हैं इमरजेंसी फंड। कभी भी हमें ज़रूरत है हम इमरजेंसी फंड अपने पास रखें ताकि हमें पैसों की दिक्कत कभी भी ऐसे ना आए। हाँ, हम एफडी नहीं करें। एफडी करने से हमारा पैसा बढ़ता नहीं है, उतने का उतना ही रहता। तो ये भी ध्यान रहे कि हमें एफडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारा पैसा एक तरीके से मुरझा जाता है। फिर है हमें उस पैसे को कैसे ग्रो करना है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, वेल्थ क्रिएशन जिसे कहते हैं, हमको वो देखना है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसको वेल्थ को क्रिएट करने के। हमें ये फॉर्मूला नहीं अपनाना है कि पहले हम पैसे में से खर्चा अलग कर दें, फिर जो बचे उसको हम इन्वेस्ट करें। नहीं, हमको 50-30-20 का ये एक बनाना है सिस्टम। रूल होता है 50-30-20। 50-30-20 माने 50 नीड्स, 50% हमको जो हमारी नीड्स है उसमें लगाना है। जैसे हमारा मान लीजिए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो करने ही है, सब्जी दूध, जो हमारा हम कहते हैं ना, क्या उसको वर्डिंग आप लेके चल सकते हैं, जो हमें डेली एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटीज़, फूड्स, बिल्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, कोई इंश्योरेंस चल रहा है, ट्रांसपोर्ट का आना जाना, कोई मेडिकल छोटी मोटी दवाइयाँ चल रही है, कपड़े, मिनिमम लोन पेमेंट्स, ये हमारा 50% नीड्स में आता है जो हमको करना ही है। फिर आता है 30% जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, एंटरटेनमेंट,
ट्रैवल के लिए, जिम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक, पर्सनल कोई गाड़ी छोटी मोटी वो। फिर 20% को हमें सेविंग करना है, वही सेविंग हम कन्वर्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, जो हमारी सेविंग हो रही है। और हम जो सेविंग भी कर रहे हैं वो गोल बेस होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, उसका हमारा एक गोल होना चाहिए। गोल बेस्ड मीन्स हमने ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें 5 लाख का हमने गोल बना लिया कि हमें 5 लाख इकट्ठा करना इन्वेस्ट करके 5 साल में, 2 साल में। ये हमारी एक पेपर वर्क है, प्लानिंग है, हमें स्टडी करना है इसके ऊपर। आप चाहें तो इसके ऊपर और खुद भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमको लेके चलना है कि हमको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है और हमें उस इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा जाना है जो टैक्स सेविंग हो। जैसे मान लीजिए ईएलएसएस हो गया, पीपीएफ हो गया, एसएस हो गया। इस तरीके की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमें टैक्स में भी बेनिफिट देती है और इनडायरेक्टली हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं उसमें। ये आप इसमें अलग अलग छोटी फर्स्ट नंबर पे हम ईएलएसएस को रखते हैं, उसका लॉक इन पीरियड 3 साल होता है, 15 to 18% बेसिक रिटर्न्स हैं इसके। इसी में हम फिर दूसरा लेते हैं, इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, आप देखेंगे ना, ये बहुत अच्छी इसकी लिक्विडिटी रहती है। दूसरा हम लेंगे ये हम ले लेते हैं इसमें एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसका लॉक इन पीरियड लेकिन सबसे ज़्यादा है, रिटर्न्स नॉर्मल है 11 से 13%, लेकिन इसमें भी हमें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, वो भी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। फिर आ जाता है पीपीएफ, इसका लॉक इन पीरियड 15 साल है, रिटर्न इनके 8% कम है, लेकिन हाँ इन सब का हमें एक फ़ायदा होता है टैक्स सेविंग में। इस तरीके की हमको टैक्स सेविंग जिसमें डिडक्शन हो वो हमको करना है। फिर है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इतना सब करने के बाद हमारी ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो। ग्रोथ इन्वेस्टिंग मीन्स हमारी जो रिस्क कैपेसिटी है उसके अनुसार हम इन्वेस्टमेंट करें। 30s में अगर हम हैं तो उस अनुसार हमारी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसको हमको कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी। 100 में से हम लोग माइनस करेंगे अभी जो हमारी एज है उसको, तो जितना बचता है वो हमारा रिस्क इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। मान लीजिए आप 30 के हैं तो 30 माइनस करेंगे तो 70% हम लोग रिस्क में यानी कि इक्विटी में, हाई ग्रोथ, उसमें हमको जाना है। हम 40 के तो 60%, 50 के तो 50%। ये कैलकुलेशन है, इसको आप और स्टडी कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। थोड़ा कम रिस्क में जाना है तो हम ईटीएफ में जा सकते हैं और इसी में म्यूचुअल फंड है, ये थोड़ा रिस्क कम होती है, स्टडी कम होती है, स्मॉल केस है, इसमें थोड़ा स्टडी कम होता है, जो 20% हमारा है। फिर 10% ये जो हम ईटीएफ है ये सब चीज़ों में हम 20% लगाएंगे। जैसे हमने 30 में से 20 ये लग गया, फिर 10% हम जा सकते हैं, चाहे हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। गोल्ड में भी आजकल बहुत सारी वैरायटी है, वो हम देखते हैं ज्वेलरीज हैं, लेकिन उसकी क्या एडवांटेजेस हैं वो भी आप देख रहे हो और डिसएडवांटेजेस भी क्या है। गोल्ड कॉइन्स रख सकते हैं हम लोग, अगर ज्वेलरी नहीं रखनी है तो उसके भी क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, वो भी हमें ज़रूर देखना। और साथ ही साथ गोल्ड का एक और तीसरा आजकल लेटेस्ट रूप जिसे हम कह सकते हैं वो है, आप जानते हैं, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड के ईटीएफ्स। हम इसको भी लेके रख सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कोई चोर चोरी नहीं कर सकता और कम मनी भी हम इसमें लगा सकते हैं, जो इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो हमारा जो 10% में जम जा रहा है, जब हम बात कर रहे हैं रिस्क और रिवॉर्ड की, तो इसके अंदर हम इसको कवर करते हैं। इसी में हम गोल्ड के साथ साथ
इसमें हमारा कम, उसमें जो जाता है वो जाता है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में अलग अलग हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हमें खुद स्टडी करना है। मैं जस्ट आपको नॉर्मली टॉपिक रेंटल प्रॉपर्टीज़ का दे सकता हूँ। फिक्स एंड फ्लिप कर सकते हैं आप चाहें तो। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्शियल रियल एस्टेट होल सेलिंग कर सकते हैं आप। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग कर सकते हैं आप। प्राइवेट लैंडिंग कर सकते हैं, लैंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके के अलग अलग आप उसमें जा सकते हैं। ये है हमारा रिस्क को मैनेज करना। अब रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं उसका भी एक तरीका होता है, जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को कम करने का पहला तरीका डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह लगा दिया जाए, जो हमने किया। दूसरा, हम कभी भी टिप्स पे ना जाए, नॉलेज को बढ़ाएं। अपनी फाइनेंशियल जो हमारी नॉलेज है, स्किल है, उसको बढ़ाएं। फाइनेंशियल नॉलेज माना कि हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं, हम दूसरों से हमें पूछना पड़ता है, जिसके कारण रिस्क हो जाती है एक तरीके से कि कहीं वो गलत तो नहीं बता रहा। अगर हम जितनी अपने आप में उस के प्रति स्किल डेवलप करेंगे तो फिर हमारी एक तरीके से रिस्क भी कम हो जाती है, क्योंकि हमें एजुकेशन हो गई। अगर हम रिस्क बिना उसके हम रिस्क ले रहे हैं तो हमको नुकसान कर सकती है, ये पक्का है। हमें उसके लिए इसमें एक स्टडी में आता है, बिजनेस को समझें कि बिजनेस क्या है, कौन चलाता है, क्या करता है, इस तरीके से। और लास्ट है, जो भी हम कर रहे हैं अपनी फैमिली को बता के रखें, ताकि हमें कोई नुकसान हो तो साथ हो। तो एक फैमिली डिसीज़न हमारे को बहुत फ़ायदा देती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, हमें मोटिवेशन करने के लिए ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।